डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के अगले कंसेप्ट। डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला पता कर रहे थे, उसी को आज आगे एक्सटेंड करेंगे। करेक्ट है। कुछ क्वांटिटीज के पता किए थे, कुछ और बाकी है, उन सभी का भी पता करना होगा। उन सभी क्वांटिटीज का पता करेंगे जो तुम लोगों को मालूम है। देखो, एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे जेडबलई का हो, नीट का हो, वो होगा कब? 2 साल के बाद, अभी से 2 साल के बाद। अब जब 2 साल के बाद एग्जाम है, तो जो अननोन टर्म्स है उसके डायमेंशनल फार्मूला यदि एग्जाम में आते हो तो पक्का उस समय तक तो पढ़ चुके होंगे। सारे टर्म जो 11th 12th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, सभी का डायमेंशनल फार्मूला एडजस्ट करता है। लेकिन जो टर्म्स मालूम नहीं हो, उसका यदि अभी पढ़े तो टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग तो मालूम नहीं, उसका यूनिट पता नहीं रहता, फार्मूला पता नहीं रहता, तो कैलकुलेशन पता करने में कठिनाई जाएगी। लेकिन जो मालूम है वो आसानी से पता कर सकते। जो भी बेसिक बुक्स वगैरह लोगे, उन सब में क्या है, उन्हीं सब के फार्मूले अभी दिए हुए मिलेंगे जो मालूम रहता है, 9th 10th में पढ़ चुके हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पे जो बुक्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन एडिशनल भी रहते, क्योंकि एग्जाम्स में आए रहते हैं बहुत सारे ऐसे टर्म जो पढ़े नहीं हो, तो इसीलिए उन सब का पता करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। करेक्ट है। तो कुछ पता किए थे, आगे उसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो देखो, कल पता किए थे लास्ट लेक्चर में 8, आज पता करते 9 नंबर का। तुम लोग भी सोच सकते, चलो मैं बताता हूं। इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। अब इम्पल्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला इम्पल्स का? तो इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करे, सो इट इज फोर्स इनटू टाइम। दिस इज द फार्मूला। अब ये है फार्मूला, इससे हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो देखो, इम्पल्स का लिख दे आई, एक का मालूम ना, पता भी कर रखे हैं, क्या होता? mLt-2, और टाइम का क्या होता? t। कंबाइन करो, कितना आ गया? mLt-1। दिस इज द इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। और ऐसा लिखा हुआ हो तो ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन। करेक्ट है। यहां से यहां ये डायमेंशनल इक्वेशन, सिर्फ ये वाला बोले तो डायमेंशनल फार्मूला। करेक्ट, दोनों सेम ही चीज है। जब ऐसा इक्वल टू साइन करके लिखा हो तो इक्वेशन हो गई। करेक्ट। ऐसा कोई भी क्वांटिटीज का पता कर सकते। अब ध्यान से देखोगे इस इम्पल्स के बारे में, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोमेंटम के बारे में, है ना। मोमेंटम और इसको कंपेयर किया जाए, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों इक्वल, एक जैसा दिखेगा। मोमेंटम का भी यही है, नोटबुक पलट के देख सकते, और इम्पल्स का भी यही है। मतलब सेम डायमेंशनल फार्मूला दो क्वांटिटीज का हो सकता है। करेक्ट है। हालांकि इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में कहा जाए तो दोनों इक्वल भी होते हैं, है ना, पढ़े भी होंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा होता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी 11th में, बराबर। मालूम होगा तो ठीक, दोनों इक्वल ही होता है तो होना ही है। जब इक्वल है तो डायमेंशन तो इक्वल होगा ही होगा। करेक्ट है ना। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिनका की अलग अलग होता है, मतलब क्वांटिटी अलग अलग होते, डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटीज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोग वर्क। अब वर्क के बारे में पता किया जाए, क्या लिखते हैं? वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
F इंटू एस। सिंपल है, मालूम ही रहता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मालूम हो गए। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम लोग, किसका लिखेंगे? फोर्स का। फोर्स का लिखो, फिर लिखो डिस्प्लेसमेंट का, बहुत ही सिंपल है। फोर्स का क्या लिखेंगे? mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l। क्या हो गया? दोनों मिलाकर ये बन गया ml2t-2। सिंपल, करेक्ट है। ये हो गया किसका? वर्क का। ये तो हमें मालूम है वर्क के बारे में। एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं टॉर्क। क्या है टॉर्क? उसके बारे में भी बताएंगे। टॉर्क ऐसा क्वांटिटी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, है ना। क्या है टॉर्क? टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन के केस में यूज करते हैं, रोटेशन के केस में, करेक्ट है। कैसा यूज करते हैं रोटेशन के केस में? बहुत सिंपल है। क्या है? जब डोर है ना घर में, डोर को बंद करना हो या ओपन करना हो तो डोर रोटेट करता है, उसके लिए हम लोग कहते हैं टॉर्क अप्लाई करना पड़ता, बराबर है। अब टॉर्क कैसा अप्लाई करना पड़ता? अब देखो, ये है हमारा बचपन में इस तरह का घर बनाते होंगे, ये रहा डोर, हिंज किया हुआ रहता, इधर हैंडल। ओपन करना हो तो फोर्स कहां पे लगाओगे? यहां पे, है ना। तो ये या ऐसे खींचो तो यहां पकड़ेंगे, दरवाजा खुलेगा। तो फोर्स लगाना कहां पे पड़ा? यहां पे। यदि कोई फोर्स यहां लगाए जहां पे घूमता है तो क्या लगता तुम्हें, खुल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं खोल सकते। यहां पे लगा, फोर्स लगा के नहीं खोला जा सकता, यहीं पे फोर्स लगा के खोल सकते। फोर्स यदि यहां पे लगाए, बीच में हैंडल हो या धक्का देके खोलना हो, मान लो ऐसे फोर्स लगाए, धक्का देके खोल रहे, ठीक। यहां पे फोर्स लगाए बीच में, कहां पे ज्यादा तकलीफ होगा? बीच में या साइड में? पक्का बीच में ना। हाँ, क्यों? क्योंकि टॉर्क कम हो जाता है। फोर्स तो लगा दे लेकिन मुश्किल क्यों होगा? टॉर्क कम हो गया। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है इसका सिंबल ऐसा इंडिकेट करता है, टाउ, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टाउ। इसको लिखते R इंटू F। कब्जा, ये जहां पे हिंज रहता, जहां के वो डोर घूमता है, वहां से कितना दूर पे फोर्स लगाए वो R, और ये F। ज्यादा दूर पे फोर्स लगाओगे घुमाना आसान होगा, कम दूर पे फोर्स लगाओगे घुमाना मुश्किल होगा, क्योंकि R ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, R कम तो टॉर्क कम, और घुमाने के लिए चाहिए टॉर्क। टॉर्क का ये बेसिक चीज बता रहे हैं। एक्चुअल में टॉर्क रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का चैप्टर है, तो जब वो पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी तो बस ये मान के चलो, टॉर्क जो है R और F का प्रोडक्ट है। ज्यादा R होगा तो ज्यादा टॉर्क मिलेगा, जल्दी रोटेट करेगा, है कि नहीं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना हो तो देखो, R क्या है? डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस का भी पता कि क्या? L, बिल्कुल सही, ये रहा L। और फोर्स का ये तो बहुत बार लिख चुके हैं, mlt-2, अभी भी लिखते हैं। कितना बन गया ये? ml2t-2, ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं? टॉर्क का और वर्क। अभी पता कि वर्क या एनर्जी का भी पता कर रखे कर। टॉर्क पता करो, वर्क पता करो, एनर्जी, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम देख सकते है ना। वर्क और एनर्जी तो सेम टाइप का क्वांटिटी है, तो उसमें तो चलता, समझ में भी आता, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता भी। जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी बढ़ेगा, ये तो होता ही है। लेकिन इसमें क्या है? टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने का काम, घुमाने का। अब सोचो, घुमाने का काम कर रहा है ये, और उधर एनर्जी है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक इधर तो एक इधर, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम।
तो डायमेंशनल फार्मूला दो कंप्लीट अलग अलग क्वांटिटीज के भी सेम हो सकते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल है, और भी इसके एग्जांपल है जहां सेम होते हैं। देखते जाओ अभी कहां कहां आज पहुंचते हम लोग। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर मालूम है कि नहीं? सब लोग कहते हैं प्रेशर नहीं लेने का, पढ़ाई कर रहे बहुत प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में तो प्रेशर आता ही नहीं है। प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मालूम है ना, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। फोर्स का क्या लिखते हैं हम लोग? mLT-2, दिस इज फॉर द फोर्स, और एरिया का L²। ऊपर एल कैंसिल, सिंपल कैंसिल करते, एल कैंसिल, एक ऊपर जाएगा -1। क्या लिख देंगे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में mL-1T-2, दिस इज प्रेशर है। कोई भी क्वांटिटी जो रहा हो बहुत सिंपल तरीके से पता कर सकते, फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला मालूम नहीं हो कुछ नहीं कर सकते है। तो क्या करना है? फार्मूला नहीं मालूम है तो उस क्वांटिटी के बारे में स्टडी करो, फार्मूला मालूम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे आते हैं एनर्जी डेंसिटी। नाम सुने हो, एनर्जी का नाम सुने तो एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी कैसे पता करते? मास अपॉन वॉल्यूम, तो सेम उसको कहते मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब पक्का सही, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसको छोटा यू से लिखते, छोटा यू, बड़ा यू उससे नहीं, छोटा यू। क्या लिखेंगे? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी का पता कर रखे तुम लोग mL2T-2। एनर्जी कहो, वर्क कहो, सेम ही आया था। वर्क और एनर्जी सेम होता भी है। वॉल्यूम का क्या है? L3। L3 है, इधर L² डिवाइड करो, दो इधर L कैंसिल, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा पावर -1। कितना हो गया? mL-1T-2। ऐसा सिंपल है ना? क्या है दोनों में? क्या है? सेम। क्यों? एक प्रेशर और दूसरा एनर्जी डेंसिटी अलग अलग है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, और ये फोर्स अपॉन एरिया अलग अलग, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आता, लेकिन क्वांटिटीज बहुत अलग अलग होते, डिफरेंट होते। करेक्ट है? अब आते एंगुलर मोमेंटम। नया टर्म है ना, एंगुलर। एंगुलर मतलब घूमने वाला, घूमने वाली चीज को एंगुलर कहते हैं। क्यों? कोई ऐसा चीज घुमाओ, जैसे इसको घुमाओ तो ये एंगल बना रहा कि नहीं? यहां से इसको कितना एंगल चला? 90 डिग्री। कितना? 180। एंगल है, एंगुलर उसी से आता है। घूमने वाली चीज को एंगुलर मोमेंटम। सीधा चलने मतलब घूमने वाला चीज को एंगुलर, सीधा चलने वाले को लीनियर। तो हम लोग जो मोमेंटम पढ़ते हैं ना, क्या फॉर्मूला होता? मास इनटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम पढ़ते हैं उसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। वो क्या होता? लीनियर मोमेंटम। ये है एंगुलर मोमेंटम, घूमने वाला मोमेंटम, दोनों अलग होता है। थोड़ा सा फर्क है। क्या है? एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं L से, तो L इक्वल टू R, डिस्टेंस वही जो अभी डिस्कस किए थे, इनटू मोमेंटम, R इनटू मोमेंटम।
मतलब इसके बारे में डिटेल में चैप्टर आएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसमें पढ़ते हैं। अभी सिर्फ फार्मूले पे फोकस करने का, करेक्ट है? क्योंकि कैसे पता करते डायमेंशनल फार्मूला, यदि फार्मूला मालूम हो तो पता कर सकते। अब एंगुलर मोमेंटम का मान लो फार्मूला नहीं मालूम, पता कर सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ लो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका? एल है कि नहीं? एम लगा देते, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एल डायमेंशन में भी आता है लेंथ का। आर का कितना? एल। मोमेंटम का कितना? एम एल टी माइनस 1, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसा यदि इसको एल लिखते तो लगता है इधर एल कैंसिल कर दो, गया एंगुलर मोमेंटम ही गया, इसलिए नोटेशन थोड़ा सा बदल दिए। तो एंगुलर मोमेंटम का कितना? एम एल टू टी माइनस 1। ओके, सिंपल है ना। आगे आते हैं 15 नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी नया टर्म है, प्लैंक्स कांस्टेंट। लिखते किससे है मालूम? एच। एच हम लोग लिखा करते हैं हाइट के लिए, ये लिखा है इधर। कोई एक नोटेशन जो है सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो ऐसा कोई रूल नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारे यूज होते हैं, तो उसका मतलब क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, करेक्ट है? तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला देखो, E इक्वल टू H इंटू F। H प्लैंक्स कांस्टेंट, F क्या है? फ्रीक्वेंसी। F इज फ्रीक्वेंसी। ये मालूम नहीं, तुम लोग को पढ़े नहीं होगे, या कोई पढ़ा होगा तो मालूम होगा, अदरवाइज 10th वगैरह तक उतना मालूम नहीं रहता। और ये है एनर्जी, E इक्वल टू H इंटू F। अब ये एनर्जी जो है कितना? H इंटू F किसका है, क्या है, उसके बारे में बता देते हैं। ये एनर्जी जो है फोटोन का एनर्जी है। फोटोन समझते? फोटोन, अच्छा जैसे सोचो हमारा बॉडी है, किस चीज से बना है? ऐसा हड्डी मांस ये सब नहीं बोलने का, बेसिक चीज एटम से बना है। एटम का साइज कितना होगा हमारी बॉडी के रिस्पेक्ट? बहुत छोटा, बहुत छोटा है ना। लाइट हम लोग देखते हैं ना, लाइट आ रहा, अभी भी आ रहा, इधर भी लाइट है, उधर हर जगह लाइट है। किस चीज से बना है? आश्चर्य, फोटोन से बना है। जैसे हमारा बॉडी इतना बड़ा, उसमें एटम कितना छोटा होता, वैसे ही लाइट जो पूरा है उसमें फोटोन बहुत ही छोटा होता, बहुत। उसका एक फोटोन का एनर्जी, लाइट का क्या होता? वेवलेंथ होता, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सिमिलर टर्म है, बस फार्मूले से बदल सकते। फ्रीक्वेंसी ये प्लैंक्स कांस्टेंट और उसको मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी, करेक्ट है? ये फार्मूला बस फोकस रखो, है किस चीज का? फोटोन का है। फोटोन कैसा होता? लाइट के अंदर होता, लाइट फोटोन से बनता है, और एक फोटोन बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं देख सकते, है कि नहीं? जैसे बॉडी के अंदर एटम होता, एटम बहुत सारे मिलके बॉडी बनता, वैसे फोटोन बहुत सारे फोटोन मिलके लाइट बनता। बहुत सिंपल है, समझना है। इसके डिटेल में जाएंगे तो अलग है, डिटेल बहुत आगे के चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ते हैं इसको। E इक्वल टू H इंटू F। क्यों इसको पढ़ रहे हैं उसका भी पर्पस जान लो। तो पहले इसका पता करते कितना डायमेंशनल फार्मूला। देखो H इक्वल टू क्या लिखेंगे? E बाई F। E कितना? E एनर्जी है, M ऐसा लिख लेते, H इक्वल टू एनर्जी का M L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई F। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, यानी 1/t के बराबर
so it is 1 by t time, 1 by second is frequency. t ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा? m L2 t minus 1, करेक्ट? t ऊपर गई, 1 by t है तो क्या लिखेंगे? t by 1, t minus 2 और t मिलके t minus 1, सिंपल। अब देखो इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है ना? ये एंगुलर मोमेंटम, कहां घुमाने वाला चीज, और ये लाइट के अंदर का छोटा सा, कोई दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी डायमेंशनल फार्मूला सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस वगैरह आते भी है कि नहीं? दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है, करेक्ट है? देखो अब आ जाते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हो गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट। गैस उसके बारे में कुछ मालूम भी होगा या नहीं भी मालूम हो, हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता करना हो तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला मैं लिख के देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज मालूम नहीं होगा। तो क्या है? PV इक्वल टू nRT, ऐसा। तो R कितना आ जाएगा? R इक्वल टू PV बाई NT। अब कहोगे है क्या क्या? सिंपल है ना, R ये P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, T टेम्परेचर, ऐसा। तो P क्या हुआ? प्रेशर, V क्या हुआ? वॉल्यूम, T क्या हुआ? टेम्परेचर, N क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल है। अब पता करो R, ऐसा। P का बोलो, पता कर रखे ना, mL-1T-2। कुछ याद रखो, नहीं याद आ रहा हो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मालूम होना चाहिए, एरिया का, फोर्स का भी नहीं मालूम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इतना तो मालूम होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिंदगी बीत गए एक्सेलरेशन का यूनिट याद करते करते। वॉल्यूम, वॉल्यूम वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम L क्यूब, मीटर क्यूब होता है यूनिट, है कि नहीं? किसी भी गैस का, सॉलिड का वॉल्यूम मीटर क्यूब। N नंबर ऑफ मोल, मोल है मोल। T टेम्परेचर है, क्या लिखते हैं उसका? K लिख देते। थीटा भी लिखता, कहीं कहीं थीटा भी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो क्या आ जाएगा इसका? M-1 L2 T-2, K ऊपर गया -1, मोल ऊपर गया -1, ऐसा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो, कैसा भी हो, बहुत आसानी से पता कर सकते है ना? अब आते हैं इसी के जस्ट उल्टा, R जो है कैपिटल R, और किस चीज में लिखते हैं? कोई तरीका कहीं ऐसा जहां पे R का यूज होता हो, कैपिटल R, याद आ रहा क्या? याद आया? आया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला अब चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? R इक्वल टू V बाई आई। बिल्कुल सही फार्मूला, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? करंट का तो मालूम, फंडामेंटल। ये क्या है? वेलोसिटी है क्या? वोल्टेज। वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला अभी तक तो पता नहीं की, कैसे आता वो भी नहीं मालूम, है कि नहीं? तो क्या करें? इस फार्मूले के अलावा कोई दूसरा फार्मूला ढूंढो, या फिर वोल्टेज का पता कर लो, वो भी तरीका, वोल्टेज का पता कर लो, या बेटर है कोई ऐसा फार्मूला दूसरा ढूंढो जिसमें आता हो।
मालूम है कोई? हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला मालूम? हीट एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मालूम ना? आई करंट मालूम, टी टाइम मालूम, आर पता चलिए, सिंपल है। मतलब यहां पे पता करना हो तो H इक्वल टू लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी, आर इक्वल टू एच बाई आई स्क्वायर टी, आर कितना लिखेंगे हम लोग? H हीट एनर्जी, mL2T माइनस 2, आई करंट, करंट का कितना? A लिखते, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर, टाइम का T हो गया। बाकी ऊपर नीचे करना तो बहुत आसानी से आता है, तुम लोग को बहुत आसानी से कर सकते हो। M L कहीं है नहीं, T 2 है, ऊपर गया, A ऊपर गया है, R बराबर आसानी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा सर हीट वाला काहे को लिखे, पावर का भी तो लिख सकते थे, क्या पावर से नहीं आएगा? पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा? एकदम आएगा। कोई भी फार्मूला लिखो, फार्मूला सही होना चाहिए, पक्का आएगा। यदि पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर सोच रहे हो तो पक्का उससे भी पता कर सकते, नो प्रॉब्लम, आएगा ऐसे। हाँ, ये आंसर आना है, ये नहीं आया तो कैलकुलेशन गड़बड़ है, फार्मूला में गलत नहीं है। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर तुम्हें भी मालूम, हमें भी मालूम, पूरा दुनिया को मालूम, सबको मालूम, सही है, तो पक्का इधर उधर कैलकुलेशन हुआ होगा, उसको ध्यान दो, आंसर अपने आप मिल जाता है। तो आर का नोटेशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस दोनों में। अब देखो रेजिस्टेंस में एक और टर्म होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी करते, उसका डायमेंशनल फार्मूला पता करते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कहोगे कि इसका कोई फार्मूला बताओ, मालूम है तो ठीक, नहीं तो मैं लिख देता हूं, R इक्वल टू रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस लेंथ एरिया यही है जो बीच में है, रो करते हैं, RHO रो, यही है जो कहलाता रेजिस्टिविटी। यही टर्म है जो मटेरियल पे डिपेंड करता, मेन इसी का फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। चलो पता करते क्या है, RA बाई L रो, R का फार्मूला अभी पता कर ली, अभी पता किया, वही लिख दो, क्या लिखेंगे? mL2T माइनस 3 A माइनस 2 R। A इज एरिया, एरिया मतलब L स्क्वायर, और ये L मतलब L, यहां से L इधर एक कैंसिल, कितना बचा? M अकेला है, 2 है और एक कैंसिल हो गया ना, 3, T अकेला है यहीं पे, A भी यहीं पे हो गया, रेजिस्टिविटी। बहुत आसान है पता करना, है कि फार्मूला मालूम हो तो कोई भी पता कर सकता। अब सोच रहे होगे कि वोल्टेज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उधर तो छूट गया था, कैसे पता कर सकते हैं? वोल्टेज पढ़ भी रखियो तो हक बनता है पता करने का, मालूम होना चाहिए वोल्टेज का। रेजिस्टिविटी नहीं मालूम हो और नहीं पता किए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं मालूम था फार्मूला, नहीं पता किया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े नहीं है ना। पढ़ने के बाद नहीं मालूम हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज कैसे पता करेंगे? अभी तो पता किया ना, R इक्वल टू V बाई आई, तो V इक्वल टू आई आर। क्या करना है हमें? सिंपल, V इक्वल टू आई आर, फार्मूला लगा दो, V इक्वल टू आई का A और R का क्या लिखेंगे? M L2T माइनस 3 A माइनस, सिंपल, ये अभी पता किया था। A उधर भेजो,
mL2t-3 ए इधर गया तो एक कम कर देगा a-1 a-2 है इधर पावर 1 है -2 + 1 -1 हो गया वोल्टेज सिंपल। अब सोच रहे होगे कि रेजिस्टेंस का ही ना मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता करो। एक ऐसा फार्मूला है जो तुम लोग को मालूम होगा, V = W/Q वर्क पर यूनिट चार्ज है, पढ़े होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्कूल में है वही चीज। अब यहाँ लिखना है वर्क मतलब एनर्जी, तो वोल्टेज का यदि लिखे तो वर्क का हो गया mL2t-2 चार्ज का कैसे लिखेंगे, चार्ज का लिखना है कैसे लिख सकते हैं, सोचो चार्ज का कैसे लिख सकते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यहाँ पे लिख लो I इंटू टी, अब I की जगह A और T का T ऊपर भेजो, कितना mL वही है, T इधर से ऊपर जाएगा t-3, A ऊपर गया a-, ये और ये सेम है, कैसा भी पता करो आंसर तो सेम ही आने वाला, अलग कहां से आएगा, है कि नहीं। तो ये है कंडीशंस जिसमें हम लोग आसानी से कोई भी टर्म का पता कर सकते हैं, बराबर। और कौन सा टर्म है जिसका हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, देखो एक नया टर्म पढ़ते, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते। क्या है ये टर्म, उसके बारे में उतना नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बताते हैं आता कब है। ग्रेविटेशन के जैसा ही है, जब दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे रखा हो तो इनके बीच का फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स जैसे मास पार्टिकल रखा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, क्या लिखते, F = G m1m2/r²। वैसे ही 1/4πε0 q1 q2/r², ये डिस्टेंस था। हमें ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें ये टर्म एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम लोग आसानी से उसको डिराइव कर सकते हैं। ये है, इसको इधर ले लो, एप्सिलॉन नॉट = q1 q2/4πfr²। अब लिख दो, सिंपल। चार्ज का भी पता नहीं, करंट इनटू टाइम, तो एप्सिलॉन नॉट का लिखेंगे, चार्ज का मालूम है AT, दूसरा चार्ज AT है, 4π, 4 नंबर, पाई भी क्या है, नंबर। कभी सुना पाई का वैल्यू 3.14 kg मीटर, कभी नहीं। नंबर का लिखना ही नहीं, नंबर का यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं। F फोर्स पढ़ चुके हो, mL2 R कितना, L उसका स्क्वायर, L स्क्वायर। आंसर देख लो, M अकेला इधर ऊपर गया m-1, L1 L2 L3 हुआ, ऊपर गई तो L-3, T यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, ऊपर गया T⁴, A अकेला यही 2 जगह है, A का स्क्वायर, हो गया आंसर तैयार। बहुत सिंपल फार्मूला, यदि मालूम हो तो आसानी से पता कर सकते, चाहे कैसा भी फार्मूला वगैरह रहे, करेक्ट है। तो ये बेसिक टर्म्स हो गए जिनके डायमेंशनल फार्मूला, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं फिजिक्स में जो अभी डिस्कस नहीं किए, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस तरह के बहुत सारे टर्म हैं जिनका फार्मूला मालूम हो उसका पता कर सकते, जिसका फार्मूला नहीं मालूम नहीं पता कर सकते। अब सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स वगैरह है
जिसका यदि मालूम है तो पता कर सकते, नहीं मालूम तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता चल रहा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के बाद पता जरूर चलेगा है। अब सरफेस टेंशन नाम का एक चैप्टर ही है। अब चैप्टर पढ़ लेने के बाद सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ होता है ये मालूम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। इसलिए टेंशन कर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट्स वगैरह। ध्यान से समझने का और नोट डाउन करने का और स्टडी करते रहने का। ओके, बाय।